अध्याय 3 जिसका नाम है निर्माण उद्योग, इसके लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप सबों का स्वागत है। पिक्चर से ही क्लियर है, देखो इसमें घास फूस नहीं है, या तो बिल्डिंग है या तो कारखाना है। कोई न कोई चीज ऐसा लग रहा है कि नया चीज बन रहा है, यानी क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो चलो हम लोग देखते हैं क्या क्या निर्माण हो रहा है। गुड। सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। तो सबसे पहला चीज हमारे पास क्या है, आखिर ये जो हम लोग विनिर्माण उद्योग है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये आखिर है क्या। इसलिए हमारा पहला सवाल है, विनिर्माण उद्योग क्या है। हमारा सबसे पहला ये सवाल है। तो देखते हैं, कहता है कच्चे माल को पहले समझते हैं। कच्चा माल समझ गया होगा, कच्चा माल और पक्का माल क्या हुआ। हसनपुर में है एक चीनी मिल, इधर से आया गन्ना और इधर बन गया चीनी। तो ये जो गन्ना है ये है कच्चा माल, फिर इससे बना पक्का चीज, तो ये हो गया कच्चा माल। तो कच्चा माल को जब चीनी जो उपयोगी वस्तु है जिसको कि लोग चाय में डाल करके चाय बनाता है, तो इसको उपयोगी वस्तु में कैसे बदला जाएगा, इसको अब विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से गुजरना होगा। ठीक है, मशीन में डालेगा, बहुत सारा प्रक्रिया, उसके आधार पर गन्ना से ये बनेगा चीनी। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया होती है, यहाँ पर क्या हो रहा है, गन्ना जिसमें रस होता है उस रस से बनाया गया एक ठोस पदार्थ चीनी, यानी निर्माण हुआ। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, ये जो उद्योग हुआ, उसी को हम लोग कहते हैं विनिर्माण उद्योग। क्या कहते हैं, विनिर्माण उद्योग कहते हैं। ये जो वस्तुएं हैं हमारे दैनिक जीवन में उपयोग की जाती है। ठीक है, अब सवाल है चीनी ही नहीं और भी चीज है, रेडियो जैसे बल्ब, सीमेंट, माचिस, मोटरसाइकिल, पेट्रोल, दवाइयां, वनस्पति तेल आदि। अब सवाल है कि ऐसा होता क्यों है। जब भी कोई चीज निर्माण होगा तो हसनपुर की जो चीनी मिल है वहां पर क्या है, बहुत सारा लोग काम करता है, यानी अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है। किसान क्या किया, फसल को उपजाया, उसको कोई व्यापारी आया, उसको खरीदा, फिर बैलगाड़ी के माध्यम से, ट्रैक्टर के माध्यम से, ट्रक के माध्यम से उसको वहां पर पहुंचाया। यानी ये जो उद्योग है ये देश की अर्थव्यवस्था में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर हो गया पहला नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर कीजिए। सार्वजनिक और निजी, सबको पता है निजी का मतलब क्या हुआ, मेरा अपना। सार्वजनिक का मतलब क्या हुआ, सभी लोगों का। ठीक है, तो नाम से ही स्पष्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग ऐसे होंगे सभी लोगों का, यानी उसका जो मालिक है और उसका जो संचालन है, मालिक और संचालन दोनों। कंपनी का मालिक भी सरकार है और उस चलेगा कैसे, उसका भी मालिक कौन है, सरकार है। सरकार या सरकारी एजेंसी करती है, जैसे भेल, सेल आदि। बैंक भी जो है कुछ सार्वजनिक है। वहीं निजी क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं वह किसी व्यक्ति या निजी संस्था द्वारा संचालित होता है, जैसे किसी का कोई दुकान जो है। ठीक है, अब ये कंपनी है टिस्को, बजाज, ये निजी कंपनी है, डाबर, गोदरेज, ये सब क्या है, निजी कंपनी है। इसका मालिक कोई व्यक्ति है। और ये जो हमने यहाँ पे लिखा है भेल और सेल, इसका मालिक क्या है, सरकार है। अब सवाल है कि दोनों क्षेत्र जो है उसका उद्देश्य क्या है, दोनों का उद्देश्य उत्पादन और लाभ प्राप्त करना होता है। देखो ये भी लाभ के लिए काम करती है और ये भी लाभ के लिए काम करती है, तो दोनों में अंतर क्या है। इसमें जो लाभ होगा वो सरकार का होगा, यानी जनता का होगा। इसका जो लाभ होगा वह किसी व्यक्ति का होगा। तो दोनों में क्या है, दोनों लाभ के लिए काम करती है, लेकिन दोनों का मालिकाना हक में क्या होता है, स्वामित्व में क्या होता है, अंतर होता है। क्लियर हो गया 2 नंबर सवाल भी। आगे बढ़ते हैं, उद्योगों के स्थानीयकरण से संबंधित 3 कारकों का उल्लेख करें। समझो सबसे पहला चीज क्या है, स्थानीयकरण। स्थानीयकरण का क्या मतलब हुआ, अब जैसे देखो हसनपुर में जो चीनी मिल है वो हसनपुर में ही क्यों लगा, वह चीनी मिल दरभंगा
छोड़ दो, वो चीनी मिल जो है हसनपुर के अलावा बेगूसराय में ही क्यों नहीं लगा? एक बहुत बड़ा सवाल है, जबकि बेगूसराय से हसनपुर की दूरी मात्र 60 किलोमीटर है। तो स्थानीयकरण का मतलब है स्थानीय, स्थानीय मतलब उस जगह से संबंधित। तो सबसे पहले समझते हैं, उद्योगों के स्थानीयकरण का अर्थ है किसी विशेष स्थान पर उद्योग स्थापित करने के लिए कारकों का निर्धारण। पहला चीज, इस चीज को समझो, उद्योगों का स्थानीयकरण का क्या मतलब है? कोई चलता फिरता उद्योग, कोई उद्योग है जो चल फिर रहा है। एक मशीन है चीनी बनाने की, वो कभी पूर्णिया में लगा हुआ था, उसके बाद वो सुपौल में लग गया, फिर सहरसा में लग गया, हसनपुर गया तो वो वहां जाकर के हटा ही नहीं। ऐसा है, एक उद्योग था जो चलता फिरता था। तो सवाल है कि वो जो उद्योग था वो हसनपुर में जाके वहां का स्थानीय क्यों हो गया? वहां इसका यही मतलब हुआ, किसी विशेष स्थान पर हसनपुर गया, एक विशेष स्थान था, वहां पर जाकर के वो उद्योग स्थापित हो गया। तो सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहला चीज है कच्चे माल की उपलब्धता, जिससे उत्पादन सस्ता और आसान होता है। हम जो चीनी बनाएंगे वो बनाएंगे गन्ना से, गन्ना वहां पे था या नहीं? तो हसनपुर के बगल में जितना इलाका है वहां गन्ना बहुत ज्यादा उपजता है, तो कच्चे माल की उपलब्धता, वहां पर गन्ना है। क्यों? तो अगर ज्यादा मात्रा में वो चीज होगा तो उत्पादन क्या होगा? चीनी सस्ता बनेगा और जल्दी बनेगा। अब गन्ना अगर उसको वो खरीदेगा, क्या कहते हैं, पश्चिम चंपारण से, तो आने में कॉस्ट हो जाएगा, तो वो बढ़ जाएगा। दूसरा, शक्ति और ऊर्जा के साधन जैसे बिजली या कोयला। बगल में क्या है? रेलवे जंक्शन है वहां पर, तो जो कोयला आता है उसका वहां पर आसान है आना, और उससे बिजली बनती है, तो बिजली और कोयला वहां उपलब्ध है। मतलब पहुंचना अलग है, आता तो सब झारखंड से है। तीसरा चीज, बाजार की नजदीकी। अब क्या है, चीनी तो बना लिया, उसको बेचना भी है, तो रेलवे जंक्शन है। बगल में क्या है, हसनपुर के बगल में 4-5 डिस्ट्रिक्ट अगल बगल में ही है, और वहां से रेलवे के माध्यम से इस सामान को भेजना आसान है, तो उत्पादों की बिक्री भी क्या हो, सरल हो सके। यानी तीन ही चीज है। पहला चीज क्या है? कच्चा माल आसानी से मिल जाए, बनने में हमको दिक्कत ना हो, और जब बन जाए तो वो आसानी से बिक जाए। तीन ही चीज है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। उद्योग है, अब देखो कहता है एक कृषि पे डिपेंड है, मतलब किसान जो चीज फसल उपजाएगा उससे जो उद्योग बनेगा। दूसरा चीज खनिज, लोहा, अयस्क, दोनों में बेसिक अंतर क्या है, तो चलो देखते हैं। खनिज आधारित उद्योग वो होते हैं जिसमें कृषि उत्पाद जैसे गन्ना, कपास, तिलहन आदि पर आधारित होते हैं। क्लियर हो गया? और खनिज उद्योग क्या होगा? वो खनिज पर आधारित होगा, खनिज संसाधनों जैसे लो, अयस्क, बॉक्साइट आदि पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए ये सारा चीज है। बस लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो ज्यादा नहीं लिखना है, छोटा सा लिख के काम अपना चला लेना है। क्लियर हो गया? 5वां नंबर सवाल है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण उदाहरण के साथ करें। अभी हम लोग सार्वजनिक और निजी पढ़े थे ना, वो क्या था, स्वामित्व के आधार पर था, तो यहाँ भी वही चीज कहता है। तो देखो, स्वामित्व के आधार पर कितना है? 4 है। पहला है निजी, दूसरा है सार्वजनिक, तीसरा है संयुक्त, चौथा है सहकारी। चलो समझते हैं। कोई एक व्यक्ति ही अगर मालिक हो या 4-5 व्यक्ति ही मालिक हो, तो वह हुआ निजी क्षेत्र। जैसे किसी जमीन का मालिक कोई किसान है, या किसी जमीन का मालिक कोई परिवार है। यानी स्वामित्व, स्वामी यानी मालिक, और उसका संचालन, जैसे खेत है, एक खेत है जो किसी एक व्यक्ति का है, या कोई एक खेत है जो 5 भाइयों का है, तो स्वामित्व उसका मालिक, और संचालन की खेत में कौन सा फसल उपजेगा, तो ये सब कोई आदमी या 2-4 गो आदमी मिल करके करता है। तो ये किसके द्वारा होता है? निजी व्यक्ति या संस्था द्वारा होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? निजी। लेकिन कंपनी है तो टिस्को एक कंपनी है, बजाज एक कंपनी है, इसका मालिक एक व्यक्ति है या 5-6 व्यक्तियों का समूह है, तो क्या हो गया? निजी। अब आदमी है, अब ऐसा भी होगा, यहाँ एक आदमी मालिक है, 4 आदमी मालिक है, कोई ऐसा चीज हो जिसका मालिक क्या हो? सरकार हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं, जैसे भेल और सेल। अब ऐसा हुआ, कोई ऐसा चीज था
जिसमें सरकार भी मालिक है और निजी आदमी भी मालिक है, तो उसको बोला गया संयुक्त क्षेत्र। सरकार भी है और निजी आदमी भी है। इसमें निजी व सरकारी साझेदारी से संचालित होता है, जैसे ऑयल इंडिया, ये जो तेल बनाने की कंपनी है, ये बैंक, ये सब क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। अब क्या हुआ, ऐसा हुआ कि इसमें 500-600 आदमी एक साथ जमा हो गया। वो कहा कि नहीं, हमको सार्वजनिक भी नहीं रहना है, निजी भी नहीं रहना है, हम 500-600 आदमी एक साथ होकर के कोई काम करेंगे, तो उसका नाम रख दिया गया सहकारी। इसमें क्या हुआ, लोग यूनियन बना लिया। जैसे महाराष्ट्र का जो चीनी उद्योग है वो यूनियन बना करके होता है। तो क्लियर हो गया। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न को हमने देख लिया है, अब हम लोग क्या कर देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। तो चलो देखते हैं। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से क्या समझते हैं? वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, व्याख्या कीजिए। ये जो 3 चीज है ना, ये बहुत जरूरी है। तुम जब आईएएस की भी तैयारी करोगे ना, तो ये तीनों चीज तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। क्या है? उदारीकरण, उदार हो गया। कोई व्यक्ति उदार है, उदार होने का क्या मतलब हुआ? कोई व्यक्ति उदार है यानी उसके घर में अगर कोई व्यक्ति अपने हृदय से उदार है, इसका मतलब उसके घर में अगर कोई आदमी आता है तो उसको आपत्ति नहीं होता, उसको इज्जत दे करके वो बैठाता है। निजीकरण यानी हर आदमी, हर चीज का मालिक कोई एक निजी व्यक्ति होता जा रहा है। और वैश्वीकरण यानी विश्व की बात कर रहे हैं। देखो नाम से ही स्पष्ट है, थोड़ा तो समझ जाओ। आदमी उदार है, कोई उसके यहाँ आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बैठने के लिए जगह देगा। निजी यानी कोई, निजीकरण का क्या मतलब है, कोई चीज है उसका मालिक क्या है, निजी व्यक्ति है। फिर क्या है? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण किससे बना? विश्व से बना। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो इसको चलो समझते हैं। उदारीकरण का अर्थ है, जब देश की बात होती है तो देश का मालिक कौन होता है? सरकार होता है। तो सरकार उदार हो गया, यानी जो सरकारी नियंत्रण है वो क्या हो गया? कम हो गया। कोई व्यक्ति आना चाहता है तो ठीक है, आप आइए, आपका स्वागत है। तो ये जो सरकारी नियंत्रण है वो क्या हो गया? कम हो गया। सरकारी नियंत्रण कैसे कम हुआ? इसका मतलब है कुछ अनावश्यक नियम था, उसको क्या किया गया? हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? क्योंकि सरकार को लगा कि व्यापार और उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाना है, इसलिए सरकार ने ऐसा किया। क्लियर हो गया। अब सवाल है निजीकरण क्या है। तो निजीकरण के अंतर्गत क्या होता है? जितना भी सरकारी उपक्रम है उसका प्रबंधन और स्वामित्व किसको दे दिया गया? निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया। पहले सरकारी था, उसका मालिक निजी व्यक्ति को बना दिया गया, तो क्या हो गया? निजी हो गया। इससे क्या हुआ? सरकार का जो एकाधिकार था कि सरकार ही मालिक है, वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब है वैश्वीकरण। अब क्या है? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण स्पष्ट है कि पूरे विश्व से जुड़ जाना है। तो देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको क्या किया गया? वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया गया, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया गया। क्यों जोड़ा गया? क्योंकि विश्व से हमको मिलेगा पूंजी। अमेरिका में जो सामान बनाने की तकनीक है, टेक्नोलॉजी, वो हमको मिलेगा, और अपना सामान हम अमेरिका को देंगे और अमेरिका का सामान हम ले लेंगे। ये सारा चीज कब हुआ? तो ये सारा चीज हुआ 1991 के बाद। इन तीनों नीतियों को अपनाया गया। जब 1991 में इन तीनों नीतियों को अपनाया गया तो क्या हुआ? विदेशी कंपनियां भारत आ गई। पहले क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज की कंपनी थी, हम लोग को गुलाम बना दिया गया था। तो विदेशी कंपनी को भारत में आने पे प्रतिबंध था, बहुत सारा नियम में कराई थी, जिस वजह से नहीं आ पाता था। लेकिन 1991 के बाद जब ढील हुआ तो ये सारी चीजें क्या हो गया? भारत में निवेश करने लगी। तो इससे क्या हुआ? जब अच्छी अच्छी कंपनियां आने लगी तो सामान जो है हमको अच्छा गुणवत्ता वाला मिलने लगा। कंपनियां आने लगी भारत में, फैक्ट्रियां खुलने लगी। तो फैक्ट्रियां खुलने से क्या हुआ? फैक्ट्री में लोग काम करने के लिए गए तो रोजगार के अवसर बढ़े। जब लोगों को रोजगार हुआ तो उसका आय में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। जब वो टका पैसा कमाने लगा तो वो खर्च करने लगा, यानी उसका जीवन स्तर क्या हो गया? बेहतर हो गया। ये तो था इसका अच्छा बात।
तो कहता है क्या केवल अच्छा बात ही हुआ? तो कहा नहीं, गलत बात भी हुआ, नकारात्मक असर भी हुआ। क्या सब नकारात्मक असर हुआ? जब विदेशी कंपनी आई तो हमारी जो छोटे मोटे उद्योग थे वो सब क्या हुआ? समाप्त हो गया। लेकिन हम क्या देखते हैं, थोड़ा सा तो हमको हानि हुआ, लेकिन हमारा जो चीज था वो प्रतिस्पर्धी हो गया, यानी हमारा सामान अच्छा हो गया। इससे क्या हुआ? संतुलन बनाना जरूरी था। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। भारत में सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग का विवरण दें। देखो, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक नया उद्योग है। देखो, अभी जो तुम पढ़ रहे हो तो तुम इस वीडियो को कहीं दूर से देख रहे हो, वीडियो कहीं और बनी है, यानी ये जो सूचना है ये एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। मैं जो तुम लोग को बताना चाह रहा हूँ वह जो सूचना है वो दूसरी जगह जा रही है। तो यही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, पहले सामान बनता था, सामान फिजिकल कहीं पहुंचता था, अब ये डिजिटली पहुंच रहा है। तो चलो इसको हम देखते हैं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी ज्ञान आधारित उद्योग है। मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूं, या कोई व्यक्ति न्यूज के माध्यम, कोई वहां पे प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो उसका जो न्यूज है वो आप तक पहुंचा। तो ये जो पहुंचा है वो ज्ञान आधारित उद्योग है। इसमें ज्ञान आधारित या फुटलूज उद्योग भी कहा जाता है, क्योंकि यह उद्योग किसी भी स्थान पर लगाया जा सकता है। किसी भी उद्योग पर स्थान लगाने का क्या मतलब हुआ? टेलीविजन का स्टूडियो जो था वो दिल्ली में था और तुम देख कहीं और से रहे थे। अभी ये रिकॉर्ड कहीं और हो रहा है और तुम किसी भी जगह से इसको देख रहे हो, यानी ये उद्योग कहीं भी लगाया जा सकता है। कौन सब इसके अंदर आता है? कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीविजन, रडार, लेजर, अंतरिक्ष उपकरण, जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित उत्पाद आते हैं। यह जो उद्योग है ये एक नया प्रकार का उद्योग है। तो ये एक नवाचार, उच्च तकनीक और दक्ष मानव संसाधन पर आधारित होता है। अब सवाल है कि ये तो समझ गए, तो भारत में जो ये उद्योग है उसका केंद्र कहाँ कहाँ है? तो भारत में सूचना औद्योगिक का प्रमुख केंद्र है बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, दिल्ली, कोलकाता। ये सब जगह है जहां पर कि ये सब का इंडस्ट्री है, इंजीनियर जाते हैं वहां पे नौकरी करते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया, वहां की जो राज्य सरकारें थी उन्होंने कुछ जमीन आवंटित की बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, और उस जमीन का एक नाम रखा। उसको उन्होंने कहा कि ये सूचना प्रौद्योगिकी पार्क है। पार्क में क्या होता है, लोग जाते हैं बैठते हैं। कोई चीज पार्क में क्या होता है, किसी चीज को रख देते हैं। तो यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी का उद्योग स्थापित किया गया, जो एकल विंडो और हाई स्पीड डेटा सेवाएं प्रदान करती है। अभी मैं जहां रह रहा हूं वहां भी बगल में क्या है, मतलब जो सॉफ्टवेयर कंपनियां, उसके लिए पार्क स्थापित किया गया है। अब सवाल है कि इस उद्योग से फायदा क्या हुआ? इस उद्योग से क्या हुआ? रोजगार के अवसर बढ़े, लोगों को क्या हुआ, सूचना प्रौद्योगिकी में नौकरी मिला, और भारत का वैश्विक स्तर पर तकनीकी महत्व भी बढ़ा। तो जब लोगों को रोजगार मिलेगा, भारत का अवसर बढ़ेगा, तो देश की अर्थव्यवस्था क्या होगा, मजबूत होगा। और जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगा तो लोगों के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। क्लियर हो गया? हमने 1 भी पढ़ लिया और 2 भी पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण का विवरण दीजिए। सूती वस्त्र उद्योग का विवरण। देखो, ये सब चीज उतना समझने वाला नहीं, ये सब चीज थोड़ा सा रटने वाला चीज है। रटने से पहले समझना इसलिए जरूरी है ताकि हमको याद हो जाए। तो देखो, भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग है वो कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला उद्योग है। देखो, ये जो उद्योग है ना वो शुरू कैसे हुआ, कपड़ा बनाने से ही उद्योग शुरू हुआ। तो कृषि के बाद जो दूसरा उद्योग हुआ वो सूती वस्त्र उद्योग हुआ। सूती वस्त्र उद्योग नहीं, कपड़ा बनाने का उद्योग आया। तो जो ज्यादा जनसंख्या थी वो कपड़ा उद्योग में चली गई, और भारत में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये जो सूती वस्त्र उद्योग है वो क्या है, कृषि आधारित और भारी उद्योग है। कृषि आधारित क्यों है? क्योंकि यह कपास पर आधारित है, और कपास क्या, एक कृषि से संबंधित फसल है। तो सवाल है
विवरण देना है तो हिस्ट्री लिखना होगा। तो सबसे पहले जो आधुनिक मील था वो सन था 1818। 1818 में एक व्यक्ति आए, उन्होंने कलकत्ता के निकट एक जगह है जिसका नाम है फोर्ट ग्लोस्टर, वहां पर मिल को स्थापित किया। लेकिन यह उतना सफल नहीं हुआ। पहली सफल मिल कहां पे हुआ? मुंबई में। कब हुआ? 1854 में। और आज की अगर वर्तमान स्थिति की हम बात करते हैं तो लगभग कितना मिल है? 1600 सूती और कृत्रिम वस्त्र मिले हैं, जिसमें 80% निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये जो 1600 का जो 80% है, इसका मालिक कौन है? निजी व्यक्ति है। ये तो हो गया उसका कहानी। अब है वितरण कि इसका जो मिल है वो कहाँ कहाँ ज्यादा है। क्या बिहार में ज्यादा है, क्या महाराष्ट्र में ज्यादा है, क्या दिल्ली में ज्यादा है? तो कहता है वितरण की दृष्टि से शुरुआत कहाँ पे हुआ था? तो वैसे कोलकाता में हुआ था, लेकिन सफल नहीं हुआ था। सफल कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। और मुंबई के ही बगल में है, महाराष्ट्र के बगल में ही है गुजरात। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? महाराष्ट्र और गुजरात से हुई है। शुरुआत यहां से हुआ तो ज्यादा मिल क्या था? यहाँ पे था। लेकिन अब क्या हो गया? विकेंद्रीकरण हो गया है। अब छोटा छोटा मिल जो है सब जगह पे है। बेगूसराय में जाओगे तो बहुत जगह साड़ियां बनती है, यानी इसका क्या हो गया? विकेंद्रीकरण हो गया है। महाराष्ट्र में मुंबई, सोलापुर, नागपुर, वर्धा आदि क्या है? प्रमुख केंद्र है। अभी बिहार सरकार भी कपड़ा उद्योग लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। ये तो हुआ महाराष्ट्र में। गुजरात में क्या है? तो गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, राजकोट आदि क्या है? प्रमुख है। उसी तरह से अन्य राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश में कानपुर और आगरा, मध्य प्रदेश में ग्वालियर और इंदौर, पश्चिम बंगाल में हावड़ा, हुगली, कलकत्ता में कहते हैं ना। अभी पूर्णिया कटिहार के लोगों से पूछोगे तो कहेगा कलकत्ता में कपड़ा सस्ता मिलता है। क्यों सस्ता मिलता है? क्योंकि हावड़ा और हुगली में क्या होता है? कपड़ा बनता है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर और चेन्नई में भी इस उद्योग का विस्तार हुआ है। भारत से बने वस्त्र, अब जो यहाँ वस्त्र बनता है वो सारा कहाँ जाता है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, नेपाल आदि देशों में निर्यात होते हैं। क्लियर हो गया? समाप्त हो गया। इसमें इतना ही है। ईश्वर आप लोगों को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।